Hello everyone, welcome to Olive Board. In this video, we are going to discuss MCQs around the finance related current affair. तो जो भी हमने अभी तक finance related current affair पढ़े थे लास्ट वीडियो में, उसके अंदर हम काफी सारे MCQs करने वाले हैं. तो let's start the discussion. First MCQ is, what is the primary objective of the RBI selecting Extro India technology for offline payment testing? तो ऑफलाइन पेमेंट टेस्टिंग की यहाँ पे बात करी गई थी, राइट. आरबीआई ने अपने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क के अंदर इसको टेस्ट करने का परमिशन दिया था इस कंपनी को, राइट. सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. क्या वो प्रमोट करने के लिए था डिजिटल करेंसीज को, क्रिप्टो करेंसीज को, या फिर अनेबल डिजिटल ट्रांजेक्शन इन द एरियाज लैकिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी, और इट वॉज to test blockchain based payment methods or to provide a high speed payment solution for urban areas or to replace cash transactions entirely in India. इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था आपको पता होगा. आरबीआई ने रिसेंटली अभी एक्स्ट्रो इंडिया टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे रेगुलेटरी सैंडवर्क फ्रेमवर्क के अंदर पेमेंट की टेस्टिंग करने का अलाउ किया था. करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, टू अनेबल द डिजिटल ट्रांजैक्शन इन द एरियाज ऑफ लैकिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी. ये ऑफलाइन पेमेंट मेथड की एक टेस्टिंग है. अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ आरबीआई रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क. आरबीआई रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क बना हुआ है जहां पे फिनटेक कंपनीज को, बैंक्स को, एनबीएफसी को नए प्रोडक्ट को टेस्ट करने की परमिशन दी जाती है, राइट. तो वहां पे इनमें से कौन सा फीचर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क का नहीं है. कंट्रोल टेस्टिंग एनवायरनमेंट फॉर फिनटेक कंपनी इनोवेशन, ये तो लग रहा है, राइट. एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑल द रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, रिस्क मैनेजमेंट असेसमेंट फॉर न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर पार्टिसिपेशन इंक्लूडिंग बैंक एंड फिनटेक फर्म्स, और टाइम बाउंड टेस्टिंग विथ लिमिटेड यूजर्स एंड ट्रांजेक्शंस. इसका सही आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी, एग्जेम्पशन फ्रॉम ऑल द रेगुलेटरी कंप्लायंस. हालांकि काफी सारी रेगुलेटरी कंप्लायंस का एग्जेम्पशन मिल जाता है व्हेन यू आर इनटू टेस्टिंग इन द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क ऑफ आरबीआई, बट सारी की सारी कंप्लायंसेस से आपको नहीं मिलता है. अकॉर्डिंग टू द आरबीआई पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट, आप सभी लोगों को पता होगा अभी अभी आरबीआई का पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट आया था. Which payment system in India has seen a 74.03 CAGR in volume की बात हो रही है over the last 5 year. तो पिछले 5 साल के अंदर 74+% का CAGR कौन से प्रोडक्ट ने अचीव किया था? Was it NEFT, RTGS, UPI, डिजिटल वॉलेट या फिर क्रेडिट कार्ड? क्या आप लोगों का ओपिनियन है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. यहां पे वॉल्यूम के हिसाब से बात हो रही है, ओके. इसका सही आंसर यहां पे हो जाएगा यूपीआई. यूपीआई ने सबसे बढ़िया सीएजीआर यहां पे ग्रोथ दिखाई है, ओके. सबसे जबरदस्त ग्रोथ यहां पे यूपीआई ने बताई है, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द आरबीआई रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क. आरबीआई के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क में कौन सा प्रोडक्ट एक्सक्लूडेड है? देखो आरबीआई रेगुलेटरी जो भी अपना फ्रेमवर्क बना हुआ है, राइट, सैंडबॉक्स का फ्रेमवर्क बना हुआ है, उसमें आप टेस्ट कर सकते हो टेक्नोलॉजीज को, नए नए प्रोडक्ट्स को, पर सबकी सब चीजें टेस्ट नहीं कर सकते. कुछ चीजें हैं जो आरबीआई ने एक्सप्लिसिटली मना कर रखी है टेस्ट करने से, राइट. सो उनमें से कौन सी एक्सक्लूडेड है? डिजिटल केवाईसी सॉल्यूशन, क्रेडिट रजिस्ट्री सर्विसेज, एआई बेस्ड लेंडिंग प्लेटफॉर्म, मोबाइल बेस्ड पेमेंट एप्लीकेशन, या फिर ई कॉमर्स पेमेंट गेटवेज. क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? आप डेफिनेटली, अगर आप फिनटेक कंपनी हो, स्टार्टअप हो, राइट, बैंक हो, एनबीएफसी हो, तो आप आरबीआई के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क पे अपने प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर सकते हो बिफोर गेटिंग देम लाइव आउट इन द मार्केट विथ फॉलोइंग द लिमिटेड रेगुलेशंस, राइट. पर सबकी सब चीजें टेस्ट नहीं कर सकते. जैसे आप क्रिप्टो करेंसीज को टेस्ट नहीं कर सकते, वैसे ही यहां पे आप बी क्रेडिट रजिस्ट्री सर्विसेज को टेस्ट नहीं कर सकते. और भी बहुत सारी चीजें जिनको आप टेस्ट नहीं कर सकते, जैसे चेन मार्केटिंग सर्विसेज हो गई,
क्रिप्टो रिलेटेड एक्टिविटीज हो गई, क्रिप्टो रिलेटेड ट्रेडिंग हो गई, ऐसी चीजों को यहाँ पे अभी आरबीआई ने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क के अंदर टेस्ट करने का परमिशन नहीं दे रखा है। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ आरबीआईज रीसेंट $5.1 बिलियन एफएक्स स्वैप ऑक्शन, राइट। तो ये फॉरेन एक्सचेंज का स्वैप ऑक्शन हुआ था $5.1 बिलियन का। इसका पर्पस क्या था? एक्चुअली में एफएक्स स्वैप होता क्या है मैंने आपको तब भी बताया था। आरबीआई क्या करता है, यहां पे बैंक से डॉलर ले लेता है स्वैप में और रुपी इंजेक्ट कर देता है। तो इसका एक्चुअल में यहां पे पर्पस क्या था? टू इंक्रीज द फॉरेक्स रिजर्व, या फिर टू इंजेक्ट रुपी लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सिस्टम, और टू स्टेबलाइज द स्टॉक मार्केट, टू फैसिलिटेट डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और टू प्रमोट कैशलेस ट्रांजैक्शन। आप लोगों को क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यहां पे इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, बेसिकली आरबीआई कर क्या रहा है, देखो डॉलर्स ले रहा है और रुपीस इंजेक्ट कर रहा है। तो यहां पे जब बैंक के पास आईएनआर आ जाएगा तो बैंक में लिक्विडिटी क्रंच जो है वो काफी हद तक सॉर्ट हो जाएगा फॉर द टाइम बीइंग, इसीलिए ये एफएक्स स्वैप लिया जाता है। सो करेक्ट आंसर इज बी, टू इंजेक्ट रुपी लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सिस्टम, राइट। और इवेंचुअली क्या होता है, ये वापस डॉलर बैंक्स को दे देते हैं और रुपी उनसे वापस ले लेते हैं। तो ये फॉर द टाइम बीइंग होता है, ऐसा नहीं कि परमानेंट ट्रांजैक्शन है। दिस इज अ स्वैप, दिस इज अ स्वैप, ओके। नेक्स्ट इज विच इनिशिएटिव वाज रिसेंटली लॉन्च्ड to provide financial access to rural investors through mutual funds and term life insurance combo। कौन सा इनिशिएटिव यहां पे लिया गया था, राइट? टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल एक्सेस टू रूरल इन्वेस्टर थ्रू म्यूचुअल फंड एंड टर्म लाइफ कॉम्बो। आप सभी जानते हैं यहां पे सेबी ने अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, सेबी का म्यूचुअल फंड एंड टर्म लाइफ कॉम्बो, जिससे रूरल पॉपुलेशन के लिए यहां पे काफी हेल्प मिलेगी, फाइनेंशियल इंक्लूजन और बेटर हो जाएगा। What is the key feature of धरोहर डिजिटल रिपोजिटरी विच वॉज लॉन्च बाय सेबी? तो सेबी ने रिसेंटली एक धरोहर करके डिजिटल रिपोजिटरी निकाली थी, उसका प्राइमरी पर्पस यहां पे क्या था? सो डिजिटल इन्वेस्टमेंट ट्रैकिंग टूल, या फिर इंटरैक्टिव आर्काइव ऑफ इंडियन सिक्योरिटी मार्केट हिस्ट्री, अ ब्लॉकचेन बेस्ड फाइनेंशियल डेटा रिपोजिटरी, अ रेगुलेटरी कंप्लायंस मैनेजमेंट टूल, या फिर सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस फॉर म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन। इसका सही आंसर हो गया, देखो ये रिपोजिटरी है, राइट। तो सेबी ने अपने फाइनेंशियल मार्केट्स, अपने कैपिटल मार्केट्स की जो हिस्ट्री है, राइट, उससे जो जो इवेंट्स आए हैं पूरी टाइमलाइन उसमें डाल रखी है। तो एनीवन इंटरेस्टेड पर्सन कैन व्यू दैट एंड अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट एंड द रोल ऑफ सेबी। करेक्ट आंसर हो गया इसका बी, एन इंटरैक्टिव आर्काइव फॉर इंडियन सिक्योरिटी मार्केट हिस्ट्री, राइट। यहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू हिस्ट्री डले हुए हैं, एवोल्यूशन ऑफ द इंडियन सिक्योरिटी मार्केट डला है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है जानने में कि ग्रोथ स्टोरी क्या थी सिक्योरिटी मार्केट की इन इंडिया, तो आप डेफिनेटली ये चेकआउट कर सकते हैं, ओके। अगला आता है मोबीक्विक लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फुल स्केल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वॉलेट। तो मोबीक्विक ने सीबीडीसी का वॉलेट लॉन्च किया है इन पार्टनरशिप विथ विच बैंक? तो यहां पे मोबीक्विक ने दो लोगों के साथ टाई अप किया है, एक तो है आरबीआई और दूसरा आपको बताना है उन्होंने क्या किया है। बेसिकली सीबीडीसी लॉन्च कर दिया है, सीबीडीसी वॉलेट इन पार्टनरशिप विद आरबीआई एंड अनदर बैंक। सो प्लीज डू लेट मी नो कि वो कौन सा बैंक है, आप लोगों को क्या लगता है? ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर ही कवर किया था। इधर करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, यस बैंक, ओके। तो ये जो सेकंड बैंक है दिस इज नन अदर देन यस बैंक, ओके। अगला आता है अंडर आरबीआईज रिवाइज पेमेंट सिस्टम लॉ, व्हाट इज द न्यू मैक्सिमम पेनल्टी लिमिट फॉर कॉन्ट्रावेंशंस? तो आरबीआई ने रिवाइज किए हैं रिसेंटली पेमेंट सिस्टम लॉ को, राइट। कुछ पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड लॉज बने हुए हैं, उनको रिवाइज किए हैं, एक नया पेनल्टी अमाउंट इंट्रोड्यूस किया है, पुराने वाले से बढ़ा दिया है, राइट। सो अभी नया पेनल्टी अमाउंट क्या है? अगर इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, इज इट 5 lakhs और ट्वाइस द कॉन्ट्राडिक्शन अमाउंट, या फिर
10 lakhs or twice the contravention amount or 15 lakh, 20 lakh, 25 lakh और द कॉन्ट्रावेंशन अमाउंट? क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? ये भी हमने डिस्कस किया था अभी लास्ट वाले वीडियो के अंदर ही। पहले क्या होता था ना, देखो 5 लाख का अमाउंट होता था, उसको डबल कर दिया आरबीआई ने, 10 लाख कर दिया, राइट? और ट्वाइस द कॉन्ट्रावेंशन अमाउंट विच एवर इज हायर, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट चॉइस हियर। ओके, ऑप्शन बी यहां पे क्या हो जाएगा? करेक्ट चॉइस हो जाएगा। विच इनिशिएटिव एम्स टू लिंक द डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम विथ अदर कंट्रीज फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन? तो यहां पे इंडिया ने एक इनिशिएटिव निकाला है जहां पे वो लिंक कर रहे हैं डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम को विथ अदर कंट्रीज के सिस्टम्स। रीजन बीइंग ताकि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट कर पाए। तो कौन सा इनमें से वो इनिशिएटिव का नाम है? इज इट यूपीआई ग्लोबल कनेक्ट, या फिर प्रोजेक्ट नेक्सस, और इट इज डिजिटल रूपी नेटवर्क, भारत क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, और एनपीसीआई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म? आप लोगों को क्या लगता है उस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का क्या नाम दिया है? यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर बी, ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट नेक्सस। Okay, so India has joined Project Nexus, which aims to interlink the domestic fast payment system across the different countries just to encourage the cross-border transactions here. अगला क्वेश्चन आता है, अंडर द आरबीआई's न्यू प्राइवेट प्लेसमेंट रूल्स फॉर एनसीडीज। एनसीडी क्या होते हैं? आपके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं। इनको हमने डिटेल में समझा था कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आखिर होते क्या हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं, right? So under the RBI's private placement rules for NCDs by the housing finance companies, what is the minimum subscription amount per investor? Is it 5,000, 10,000, 20, 50 या फिर 1 लाख? आप लोगों को क्या लगता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर दी पर इन्वेस्टर? What's your take on this? Everyone in the comment section. इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 20,000, राइट? तो पर इन्वेस्टर जो यहां पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट रखा गया है दैट इज 20,000 रुपीज। वेयर हैज द इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज INX लॉन्च्ड ट्रेडिंग इन द यूएस डिनोमिनेटेड सेंसेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शन? आप सभी लोगों को पता होगा INX ने लॉन्च किया है ट्रेडिंग इन यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड सेंसेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। तो अब सेंसेक्स के एफएंडोज यूएस डॉलर के अंदर भी डिनोमिनेटेड होंगे, मतलब बाहर के इन्वेस्टर भी उसके अंदर इजीली इन्वेस्ट करने में कंफर्टेबल होंगे, राइट? तो वो कहां पे इंस्टेब्लिश हुआ है? ये बहुत ही स्ट्रेट और सॉर्टेड आंसर है, ये सबको पता होगा, राइट? तो इसका सही आंसर है गिफ्ट सिटी IFSCA के अंदर, राइट? अगला आता है, व्हाट इज द मैक्सिमम डेली ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर मोबीक्विक ई-रूपी वॉलेट? जो मोबीक्विक ने ई-रूपी वॉलेट लेके आए हैं, ई-रूपी क्या होता है? नथिंग बट CBDC ओनली, राइट? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। उसकी मैक्सिमम डेली ट्रांजैक्शन लिमिट अभी के लिए क्या रखी गई है? इज इट 10K, 20K, 50K, 1 लाख, और देयर इज नो सच लिमिट? क्या उसकी मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट अभी रखी गई है? हियर द करेक्ट आंसर इज 50,000 रुपीज इज द लिमिट, राइट? पर डे की अगर लिमिट की बात करूं तो दैट इज 50,000, पर ट्रांजैक्शन लिमिट की बात करूं तो दैट इज 10,000। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट लेंडर ऑन द GEM सहाय 2.0 प्लेटफॉर्म यूटिलाइजिंग द OCEN फ्रेमवर्क? तो OCEN फ्रेमवर्क को यूटिलाइज करके कौन सा फर्स्ट लेंडर है जो अभी GEM पोर्टल पे लिस्ट हो चुका है, GEM सहाय पोर्टल पे लिस्ट हो चुका है? इज इट ICICI बैंक और 121 फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, या फिर SBI बैंक? आप लोगों को क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए?
यहां पे इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी 1-1 फाइनेंस, ये हमने डायरेक्टली डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट इज, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सिंपल, करंट आरबीआई की रेपो रेट क्या चल रही है। आप सभी लोगों को पता है 7 फरवरी को आरबीआई ने रेपो रेट रिवाइज कर दी है, राइट। तो अभी करंट रेट यहां पे क्या चल रही है, प्लीज डू लेट मी नो। करंट रेपो रेट अभी क्या चल रही है, करंट रेपो रेट अभी चल रही है 6.25। अर्लियर इट यूज टू बी 6.50%, उसको 0.25 से रिड्यूस करके 6.25 पे लेके आ चुके हैं, राइट। और भी बाकी सारी रेट्स का भी आपको आइडिया होना चाहिए, एमएसएफ, एसडीएफ, इन सब का क्या रेट यहां पे चल रहा है। ओके, यहां पे आप देख सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो अभी 53rd मॉनेटरी पॉलिसी, तो 5 साल के बाद पहली बार एलएएफ, जिसको हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी बोलते हैं, यानी कि आपकी रेपो रेट, राइट, उसको 25 बेसिस पॉइंट से कम करके 6.2 पे लेके आए थे। एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जो इमीडिएट लिक्विडिटी देती है बैंकिंग को, राइट। अगर आपके पास एक्सेस पैसा पड़ा है तो यू कैन डिपॉजिट इन द बैंक, राइट, इन द आरबीआई, सॉरी। अगर एक बैंक के पास एक्सेस पैसा पड़ा है तो दे कैन डिपॉजिट इट एट 6% पर एनम। और अगर आपको इमरजेंसी फंडिंग चाहिए तो एमएसएफ यूज करके 6.5% पे आप वो ले सकते हो। ये सारी रेट्स आपको पता होनी चाहिए। अगला, what frequency does the RBI of India publish the payment system report? जो पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट आती है वो कितना फ्रीक्वेंटली आती है? एनुअली एक बार आती है, साल में एक बार, सेमी एनुअली मतलब 2 बार आती है, क्वार्टरली 4 बार, मंथली आती है 12 बार, राइट। इनमें से यहां पे कौन सा इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? तो पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट पे एक पर्टिकुलर वीडियो बना है, अगर आपको उसके बारे में और ज्यादा डिटेल में समझना है तो यू कैन वॉच दैट वीडियो एज वेल। यहां पे इसका सही आंसर हो जाएगा सेमी एनुअली, साल में 2 बार आरबीआई पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट को निकालता है, राइट। बेसिकली उसके अंदर क्या होता है, ट्रेंड दे रखा होता है डिजिटल पेमेंट का और फाइनेंशियल इंक्लूजन का। व्हाट वाज द आरबीआई's डिजिटल पेमेंट इंडेक्स? नाउ दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। आरबीआई का डीपीआई, डिजिटल पेमेंट्स की ग्रोथ नापने के लिए, मेजर करने के लिए इंडेक्स बना हुआ है डीपीआई, उसका सितंबर 2024 का वैल्यू आरबीआई ने रिसेंटली ही रिलीज किया है। करेक्ट आंसर क्या है? डेफिनेटली मुझे इसका कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, राइट। लास्ट डेटा मार्च 2024 तक का था हमारे पास, जो आरबीआई ने निकाला था। अभी रिसेंटली उसको सितंबर 2024 में भी निकाला गया है। सो सितंबर 2024 का डेटा बिकम्स क्वाइट इंपॉर्टेंट हियर आपके एग्जाम के लिए। इसका डेटा है 465.33 इज द करेक्ट आंसर। ये नया इंडेक्स हो चुका है सितंबर 2024 का, राइट। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि इसका बेस ईयर क्या है, राइट। हर इंडेक्स का एक बेस ईयर होता है, तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का बेस ईयर आरबीआई ने क्या रखा है मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये भी हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। यहां पे आप देख सकते हैं कि सितंबर 2024 का 465.33 यहां पे डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आरबीआई ने रखा गया है। इससे पहले वाला 445.5 था, राइट। अभी आप देख सकते हो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में, तो उसका रीजन क्या है? एक तो ग्रोथ हुई है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में, जो कंट्री का पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ग्रो किया है, प्लस पेमेंट परफॉर्मेंस के अंदर भी ग्रोथ है। तो ये दोनों रीजंस हैं इसकी ग्रोथ के लिए ओवरऑल। और मार्च 2018 बेस ईयर था इसका, राइट। इस इंडेक्स का बेस ईयर क्या है? मार्च 2018 था। नेक्स्ट इज व्हाट प्राइमरली कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज इन द आरबीआई's डिजिटल पेमेंट इंडेक्स ऑफ सितंबर। ये तो अभी हमने जस्ट डिस्कस कर चुके हैं, राइट। अभी हमने नोटिफिकेशन देखा है, प्रेस रिलीज देखिए। इसका करेक्ट आंसर क्या है? पेमेंट इंफ्रा की ग्रोथ प्लस परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हुई है पेमेंट की। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, ग्रोथ इन द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पेमेंट परफॉर्मेंस। देखो सिर्फ डिजिटल इंडेक्स पता होना ही काफी नहीं है, उससे रिलेटेड सारी चीजें पता होनी चाहिए कि उससे पहले कितना चल रहा था, उसके बाद कितना ग्रोथ आया, राइट। वो हमने देख लिया कि मार्च से सितंबर का ग्रोथ क्या आया, फिर उसका बेस ईयर क्या है, वो इंडेक्स का पर्पस क्या होता है। अच्छा, मार्च से सितंबर में क्यों ग्रोथ आया, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट कंप्लेंट रेजोल्यूशन रेट डिड द आरबीआई ओम्बड्समैन अचीव्ड अमिड अ सर्ज इन द ग्रीवियंसेस। आप सभी जानते हैं ग्रीवियंसेस मतलब कंप्लेंट्स होती है, इसका सर्ज मतलब बढ़ जाना, राइट। इंक्रीज इन कंप्लेंट्स,
तो यहां पे ग्रीवियंसेस इंक्रीज हुई होंगी डेफिनेटली, पर कंप्लेंट रेजोल्यूशन का परसेंटेज बड़ा ही अच्छा था, राइट। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इसका क्या कंप्लेंट रेजोल्यूशन का रेट था जो आरबीआई ओम्बड्समैन रिपोर्ट के अंदर अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ था। यहां पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95%। हमने बहुत ही डिटेल में रिपोर्ट भी पढ़ी थी, राइट, और कल वाले वीडियो के अंदर भी हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। अच्छा, अगर आपको आरबीआई ओम्बड्समैन से रिलेटेड पूरी अगर नॉलेज लेनी है तो आप डेफिनेटली वो रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, उसका वीडियो भी गिवन है, राइट। वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगा, उसके अंदर मैंने सारे की हाईलाइट्स कवर कर रखे हैं जो एग्जाम पर्पस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। विच असेट मैनेजमेंट कंपनी launched India's first MSCI India ETF? MSCI is nothing but एक इंडेक्स होता है, ETF मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। तो इनमें से कौन सी असेट मैनेजमेंट कंपनी ने इस पहले ETF को लॉन्च किया है इंडिया के अंदर? MSCI इंडिया ETF को लॉन्च किया है। विच वॉज द AMC टू लॉन्च दिस? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या आपका यहां पे ओपिनियन है। Here the correct answer is कोटक महिंद्रा असेट मैनेजमेंट कंपनी। तो कोटक महिंद्रा असेट मैनेजमेंट कंपनी ने लॉन्च किया है पहली बार इंडिया के अंदर। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई गाइडलाइन ऑन ऑटो पे मैंडेट, देखो यूपीआई के अंदर ऑटो पे मैंडेट लगता है, उससे क्या होता है अपने आप पेमेंट हो जाता है, हर महीने हर टाइम आपको पे नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाता है। एनपीसीआई ने इसको रिवाइज कर दिया था, राइट। अगर 15,000 से ऊपर का आपने ऑटो पे मैंडेट लगा दिया है, 1,500 2,000 5,000 की बात नहीं कर रहा, 15,000 से ऊपर का, इफ योर ऑटो पे मैंडेट इज वर्थ मोर देन 15,000 देन व्हाट एल्स यू नीड टू डू? अभी रिसेंटली ही रूल्स में चेंज आया है, सो नो एडिशनल ऑथेंटिकेशन, या फिर आपको एएफए करना पड़ेगा। एएफए मतलब एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन, राइट। थर्ड वन इज रिटन कंसेंट फ्रॉम द बैंक, या फिर अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई, और नोटिफिकेशन टू द पेई। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 15,000 से ऊपर का अगर आप एक ऑटो पे मैंडेट लगा रहे हो तो ऐसे केसेस के अंदर क्या होना चाहिए? ऐसे केसेस में क्या होगा? एएफए होगा, एक एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा। ये रिवाइज्ड गाइडलाइंस है एनपीसीआई की जो आपको पता होनी चाहिए। नाउ दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। उसी गाइडलाइन के अंदर दे रखा है व्हाट शुड बी द फी व्हेन द लोडिंग फंड्स, व्हेन यू गाइज आर लोडिंग फंड इनटू प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स। सो लेट्स सपोज आई एम हैविंग अ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। अभी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? मोबीक्विक का वॉलेट है, वो एक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है भाई, उससे तुम पेमेंट कर सकते हो और वो प्रीपेड है। ऐसा थोड़ी है कि वो कोई आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रहा है। जीरो बैलेंस है वॉलेट का तो कैसे पे करोगे, राइट। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? प्रीपेड बोलते हैं। पहले ही आपने उस वॉलेट के अंदर पैसा डाल रखा है, राइट। दैट बिकम्स अ प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। नाउ अगर आप अब पैसा डालोगे कहां से उसमें? या तो नेट बैंकिंग के थ्रू डालोगे वॉलेट में, या फिर यूपीआई के थ्रू डालोगे, यही मेजर मेथड्स, या किसी और वॉलेट से ले लोगे। तो अगर आप यूपीआई के थ्रू पैसा डाल रहे हो किसी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के अंदर और ट्रांजैक्शन वैल्यू 2,000 से ज्यादा है, छोटे ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहा, ट्रांजैक्शन वैल्यू 2,000 से ज्यादा है, ऐसे केस में आपके ऊपर कितना चार्ज इंप्लीमेंट हो जाएगा? कितनी फीस लग जाएगी? कितनी फीस लग जाएगी अगर आप 2,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन कर रहे हो यूपीआई के थ्रू इनटू प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट? हियर द करेक्ट आंसर इज 1.1%। अब अगर आप कोई भी वॉलेट के अंदर जो कि एक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर 2,000 से ऊपर का अमाउंट डालते हो, मोबीक्विक में 2,000 से ऊपर का अमाउंट डाल के देखो 1.1% का यहां पे चार्ज लग जाएगा। ओके, दैट्स अ न्यू एडिशन इन द लॉ बाय एनपीसीआई। अभी ये हमारे एमसीक्यूज हो गए, राइट। हमने सारे एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए रिलेटेड टू द फाइनेंस करंट अफेयर्स जो हमने लास्ट वीडियो दिया था। अभी एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि इसका आंसर कैसे फ्रेम होना चाहिए, राइट, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव इज अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, राइट। और एक इमर्जिंग टॉपिक है जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट आर सम ऑफ द की आरबीआई इनिशिएटिव्स, आरबीआई के इनिशिएटिव्स बताने टू प्रमोट द डिजिटल बैंकिंग एंड पेमेंट्स। तो डिजिटल बैंकिंग और पेमेंट्स के अंदर जो अपग्रेड्स आ रहे हैं
उसमें आरबीआई के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं। पहला पार्ट, हाउ आरबीआई इज रेगुलेटिंग द फिनटेक कंपनीज एंड डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म। तो फिनटेक कंपनी और डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म से रिलेटेड आरबीआई के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो भी यहां पे आपको बताने हैं। सो आई वुड एनकरेज यू कि जब तक मैं डिस्कस कर रहा हूं इंट्रोडक्शन एंड ऑल, आप लोग कमेंट सेक्शन में कीवर्ड्स टाइप करना चालू कर दो कि क्या क्या, देखो कीवर्ड का क्या मतलब होता है, क्या क्या आप इस आंसर के अंदर मेंशन कर सकते हो, राइट, क्या क्या आप इस आंसर के अंदर मेंशन कर सकते हो, तब तक आप डाल सकते हो। ओके, तब तक आप कीवर्ड कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, क्योंकि अगर कीवर्ड पता है ना तो फिर एक ही प्रॉब्लम है कि उसको एलैबोरेट कैसे करना है, उसको पिन डाउन कैसे करना है। जिसको कीवर्ड पता नहीं है उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकता चालू, राइट। तो क्वेश्चन चालू करने के लिए भी कीवर्ड पता होना बहुत जरूरी है यहां पे। तो देखो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से चालू कर सकते हो कि आरबीआई हैज प्लेड अ पिवटल रोल किस चीज में, इन मॉडर्नाइजिंग द डिजिटल बैंकिंग, डिजी बैंक एंड पेमेंट सिस्टम। Right. Now, ensuring that the India's financial ecosystem is secure, inclusive, right, and technology advanced। तो obvious सी बात है, अगर डिजिटल बैंकिंग और पेमेंट सिस्टम्स जो हैं आपके वो स्ट्रांग होंगे तो आपका कंट्री एज अ होल यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली ग्रो करेगा, क्योंकि आपने न्यू एज टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया है, राइट। सिक्योरिटी पर्पज से भी ये बेनिफिशियल रहेगा। सो यू कैन स्टार्ट लाइक आरबीआई हैज प्लेड अ पिवटल रोल इन डिजिटल बैंकिंग एंड पेमेंट सिस्टम। देखो जब भी डिस्क्रिप्टिव आंसर आएगा हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अभी मैं इंट्रो की बात कर रहा हूँ, या जस्ट राइटिंग एन इंट्रो, फिर हम बॉडी लिखेंगे और उसके बाद आंसर को कंक्लूड करेंगे, राइट। सो आई विल बी डिस्कसिंग द मेजर कीवर्ड्स हियर। Okay, now India has witnessed a surge in the digital transactions, or I can say digital payments, right? So you can mention that as well कि इंडिया ने यहाँ पे सर्ज देखा है in digital payments and it is driven, किसकी वजह से ड्रिवन हुआ है, यूपीआई की वजह से ड्रिवन हुआ है। यू कैन मेंशन इट क्लियरली, राइट। और ये चीज आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि पेमेंट सिस्टम की जो रिपोर्ट आई है, एज पर दैट रिपोर्ट ऑल्सो यूपीआई हैज कंट्रीब्यूटेड अ सीएजीआर ऑफ 74.03%। आप ये सारी चीजें भी मेंशन कर सकते हो। सो इट विल मेक योर आंसर मोर लाइवली, आई विल से, व्हेन यू विल इनकॉर्पोरेट a dynamic portion in a static answer, it becomes powerful and it becomes interesting as well, right। उससे पता चलता है कि आप लोगों को कितनी अंडरस्टैंडिंग है, आप लोगों को कितना इंटरेस्ट है जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जाना चाह रहे हो उसके लिए, राइट। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आरबीआई डिड, लाइक डिजिटल लेंडिंग, बाय नाउ पे लेटर के रिलेटेड रेगुलेशंस हो गया, ब्लॉकचेन के रिलेटेड हो गया, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन फाइनेंशियल सॉल्यूशंस भी हो गए, राइट। Now RBI has introduced a range of policy measures also। पॉलिसी मेजर्स के बारे में भी आप यहां पे बात कर सकते हो कि आरबीआई ने क्या क्या पॉलिसी मेजर्स लेके आए हैं। सो यू कैन टॉक अबाउट द डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस। अगर आपको याद हो तो डिजिटल लेंडिंग के लिए गाइडलाइंस निकाली थी, यू कैन मेंशन इट। यू कैन मेंशन अबाउट रेगुलेटरी सैंडबॉक्स ऑल्सो, ठीक है। अल्टीमेटली फिर हम क्या करने वाले हैं, बॉडी के अंदर इन चीजों को डिस्क्राइब भी करने वाले हैं। आप आरबीआई सैंडबॉक्स के बारे में बात कर सकते हो, आप आरबीआई इनोवेशन हब के बारे में बात कर सकते हो, राइट। उसको शॉर्ट फॉर्म में हम RBIH बोलते हैं। सो दीज थिंग्स आर क्वाइट क्रूशियल, आप इन सब चीजों की बात कर सकते हो। और एनहांस्ड साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशंस के बारे में भी बात कर सकते हो, ओके। नाउ these all the things try to strive a balance between your technological advancement and financial security. These all things ultimately enhance your financial inclusion. Enhance your financial inclusion, that's the major point। तो ये सारी चीजें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। This will make your introduction quite strong, right? उसमें आपने डिजिटल पेमेंट रिपोर्ट के बारे में भी डिस्कस कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपका आंसर एकदम अपडेटेड हो जाएगा यहाँ पे। फिर इन द बॉडी ऑफ आंसर, यू कैन टॉक अबाउट थिंग्स लाइक यूपीआई से रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हो, राइट। वहां पे आप उसका एक छोटा सा साइकिल शेयर कर सकते हो कि 2016 में वो आया था, उसके बाद
कि इस लेवल का ग्रोथ किया है, राइट। हमने सिस्टम रिपोर्ट के अंदर भी देखा कि CAGR वाइज वॉल्यूम के अंदर सबसे ज्यादा सर्ज आया है यूपीआई ट्रांजेक्शन में, तो ये गेम चेंजर प्रूव हुआ है। इफ यू टॉक अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये उसके अंदर गेम चेंजर प्रूव हुआ है, राइट। आप यूपीआई लाइट के बारे में बात कर सकते हो, राइट। आप यहां पे क्रॉस बॉर्डर इंटीग्रेशन के बारे में बात कर सकते हो यूपीआई का। बहुत सारी कंट्रीज के साथ अभी हमारे टाई अप्स हो रहे हैं, राइट, लाइक सिंगापुर, यूएई, फ्रांस। फिर उसके बाद हम यहां पे डिजिटल लेंडिंग रेगुलेशंस के बारे में बात कर सकते हैं, राइट। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के बारे में भी आप बात कर सकते हो यहां पर, राइट। सो बेसिकली अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क अलाउस कस्टमर टू सिक्योरली शेयर देयर फाइनेंशियल डेटा। कस्टमर का जो फाइनेंशियल डेटा होता है उसको सिक्योरली शेयर करता है अक्रॉस बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस। हमने लाइव क्लास में डिस्कस भी किया था, राइट। डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी एंड आईटी रिस्क फ्रेमवर्क से रिलेटेड भी आप यहां पे लिख सकते हैं। और फिर कुछ आरबीआई के लिख सकते हो कि आरबीआई के इनिशिएटिव्स क्या क्या रहे हैं। सो आरबीआई के क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं यहां पे। सो आरबीआई का सबसे बड़ा इनिशिएटिव यहां पे रहा है रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो कि रेगुलेटरी सैंडबॉक्स होता क्या है। बेसिकली इट प्रोवाइड्स अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट फॉर फिनटेक कंपनी, जहां पे वो अपना प्रोडक्ट टेस्ट कर सकते हैं। अभी अगर मुझे कोई ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोडक्ट निकालना है, मान लो पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड, तो या तो मैं पहले कंपनी फॉर्म करके उसको पूरा प्रिपेयर करके प्रोटोटाइप बना के उसको लॉन्च करूं मार्केट में, सारे रेगुलेशंस फॉलो करूं, फिर समझ में आए कि वो चल ही नहीं रहा है या उसमें कोई प्रॉब्लम है। इससे बेटर है कि मैं पहले उसको टेस्ट कर लूं आरबीआई के सैंडबॉक्स पे, राइट। उससे क्या होगा, मुझे बहुत सारे रेगुलेशंस फॉलो नहीं करने पड़ेंगे, आरबीआई का भी मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा, राइट। तो ये बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था अभी स्टार्टिंग के अंदर ही, राइट। इसके बाद आरबीआई इनोवेशन हब के बारे में बात कर सकते हो आप, आरबीआई इनोवेशन हब के बारे में। सो यहाँ पे आरबीआई इनोवेशन हब क्यों आया था, कोलैबोरेट करने के लिए बैंक से, फिनटेक कंपनी से, राइट, टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशनल डिजिटल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे एआई, ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू डिजिटल बैंकिंग, इन सब के रिलेटेड यहाँ पे आरबीआई इनोवेशन हब बात करता है। उसके बाद न्यू नॉर्म्स फॉर बाय नाउ पे लेटर, बाय नाउ पे लेटर के लिए नए नॉर्म्स भी आए थे, राइट। तो ये सारे इनिशिएटिव रहे हैं। आप यहाँ पे सीबीडीसी के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। दीज आर अमेजिंग इनिशिएटिव्स दैट आरबीआई हैज टेकन टू प्रमोट डिजिटल बैंकिंग, राइट। इसके बाद आप चैलेंजेस डिस्कस कर सकते हैं, फ्यूचर आउटलुक भी डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या चैलेंज आएगा। तो साइबर सिक्योरिटी कंसर्न आएगी, राइट। एक्सपैंडिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, अब ये प्रोडक्ट हेल्प तो कर रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को एनहांस करने में, पर रूरल एरियाज के अंदर इट बिकम्स क्वाइट अ चैलेंजिंग थिंग, क्योंकि वो लोग थोड़ा डिजिटल प्रोडक्ट्स को लेके इतना यहाँ पे एक्टिव नहीं है। फिर उसके बाद आप आंसर को कंक्लूड कर सकते हो कि आरबीआई का जो इनिशिएटिव है दैट हैज ट्रांसफॉर्म द इंडियाज फाइनेंशियल इकोसिस्टम। डेफिनेटली इतनी सारी जो चीजें निकाली है, इतने सारे जो रेगुलेशंस आए हैं, इससे इंडिया का जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो पूरा का पूरा बदल चुका है, ट्रांसफॉर्म हो चुका है, राइट। सो यहाँ पे मेकिंग इट अ ग्लोबल लीडर इन द डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड पेमेंट सर्विसेज। इंडिया डिजिटल लीडर बन चुका है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल बैंकिंग एंड पेमेंट्स, राइट। यूपीआई की बात करें या अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क की बात करें या फिर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की, सीबीडीसी की, आरबीआई एच की, आरबीआई इनोवेटिव हब की, ये सारी चीजों ने कंट्रीब्यूट किया है, राइट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने में, फाइनेंशियल इंक्लूजन को एनहांस करने में। हाउएवर देयर आर सर्टेन रिस्क लाइक साइबर सिक्योरिटी, फिनटेक रेगुलेशंस, और फिनटेक रेगुलेशंस की अभी हमको रिक्वायरमेंट है। ब्लॉकचेन के अंदर भी रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट अभी बहुत ज्यादा है, अभी ब्लॉकचेन रिलेटेड भी रेगुलेशंस कम है, राइट। सो दीज एरिया आर स्टिल अ मैटर ऑफ कंसर्न, और आरबीआई को यहाँ पे फोकस करना चाहिए फ्रॉड प्रिवेंशन पे और ज्यादा से ज्यादा रेगुलेशंस लाने पे, ओके, इन ऑर्डर टू इंश्योर सिक्योर, राइट, फ्यूचर रेडी डिजिटल बैंकिंग। तो ये सारी आप चीजों को कंक्लूड कर सकते हो। बेसिकली कंक्लूजन में यू नीड टू लिंक योर इंट्रोडक्शन एंड योर बॉडी ऑफ आंसर, ओके। सो इन दिस मैनर यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर।